भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का वादा कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की कलई हर बीतते साल के साथ खुलती जा रही है। जब से केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभाली है, तब से केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचारों के आरोपों से मुक्त नहीं हो पाई। कांग्रेस नेता अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में दिल्ली जल बोर्ड 9,000 करोड़ के लाभ में था, लेकिन केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार ने इसे 57,000 करोड़ के घाटे में पहुंचा दिया। शुरुआत डीटीसी बस की खरीदारी से होती है, फिर सवालों में नई शराब नीति आती है, फिर केजरीवाल सरकार ने स्कूलों को भी नहीं बख्शा। उसके बाद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे और अब तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में 2 लाख फर्जी कामगारों का भी जिक्र होता है। और अब दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला। आज दिल्ली जल बोर्ड में हुए खेल के साथ साथ हर एक उस भ्रष्टाचार पर बात करेंगे जिसके आरोप केजरीवाल सरकार पर लगते आए हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिथूड़ी ने मांग की है कि दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी काफी नहीं है। इस घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि जल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्हें इस घोटाले की पूरी जानकारी थी। बिथूड़ी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने साल 2015 में कॉरपोरेशन बैंक को दिल्ली जल बोर्ड के बिलों को वसूलने का अधिकार दिया, लेकिन कॉरपोरेशन बैंक ने यह काम दूसरी कंपनी को और दूसरी कंपनी ने तीसरी कंपनी को दे दिया। उस कंपनी ने उपभोक्ताओं से पर्याप्त नगद राशि और चेकों को जल बोर्ड के पास जमा कराने के बजाय फर्जी खातों में जमा करा दिया। ये घोटाला दिल्ली जल बोर्ड में 2015 से चल रहा था। इसमें जल बोर्ड के अधिकारियों, जल बोर्ड के द्वारा नियुक्त फंड कलेक्टर एजेंट और बैंक के अधिकारियों की साठगांठ थी, जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन किया। संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता यासिर जिलानी भी उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हैरानी की बात तो यह है कि 2018 के आखिर तक ये घोटाला दिल्ली जल बोर्ड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आया, तो उस समय में जांच में पता चला था कि अब तक 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा चुका है। जब ये घोटाला पकड़ में आया तो उन अधिकारियों ने इसकी जानकारी मुख्यमंत्री और जल बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को भी दी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बजाय इस बैंक को न सिर्फ अनुबंध जारी रखने दिया, बल्कि उसके प्रति बिल कमीशन भी 1 रुपए बढ़ा दिया गया। पहले उन्हें कमीशन के रूप में प्रति बिल 5 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर बाद में 6 रुपए प्रति बिल कर दिया गया। बिथूड़ी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को बताना होगा कि घोटाला पकड़ में आने के बाद बैंक का अनुबंध खत्म क्यों नहीं किया गया। 2018 में घोटाला प्रकाश में आने के बाद भी बैंक का अनुबंध 2020 तक कैसे चलता रहा। आखिर कोई कार्रवाई करने की बजाय उसका कमीशन क्यों बढ़ा दिया गया। अगर वो ईमानदार थे और उनका कोई लालच नहीं था, तो फिर सारे मामले की सूचना तुरंत पुलिस को क्यों नहीं दी गई। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के सारे खाते सील किए जाएं, उनका सीएजी ऑडिट किया जाए। सीएजी ने ऑडिट के लिए अब तक 22 बार दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी है, लेकिन उसका जवाब अब तक नहीं दिया गया। खातों के ऑडिट के बाद ही पता चल सकेगा कि यह 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था या 200 करोड़ रुपए का। इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इस सारे मामले की व्यापक जांच कराई जाए। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने आपके भ्रष्टाचार की जड़ और मास्टरमाइंड होने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल बोर्ड के खातों को सील कर उनकी भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि 2019 में 20 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात जब पिछले साल सामने आई, तो उपराज्यपाल ने एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच के आदेश दिए थे, जिसके तहत एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिल उगाही करने वाली 3 कंपनियों के मालिकों को 20 करोड़ के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था।
बिल कलेक्शन कंपनी अररूम ई पेमेंट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट 10 अक्टूबर 2019 तक था, लेकिन कंपनी मार्च 2021 तक बिल कलेक्ट करती रही। यह सब ऐसे वक्त में हुआ जब इन कंपनियों की जांच दिल्ली जल बोर्ड विजिलेंस डिपार्टमेंट की ओर से करने पर 20 करोड़ का घोटाला सामने आया था। बता दें कि इस मामले में एंटी करप्शन ब्रांच के प्रमुख मथुर वर्मा ने कहा था कि बैंक के मिलीभगत और कुछ प्राइवेट लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था। इस मामले में राजेंद्र नायर उर्फ राजू नायर, गोपी कुमार केडिया और डॉक्टर अभिलाष पिल्लाई को गिरफ्तार किया गया। राजू नायर ई पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, वहीं अभिलाष पिल्लाई फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन के निदेशक हैं। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट 10 अक्टूबर 2019 तक था, लेकिन कंपनी ने मार्च 2020 तक लोगों से पैसे लिए थे। अब सुनिए वो लिस्ट जो केजरीवाल की ईमानदारी की चीख चीख कर गवाही देती है। शुरुआत डीटीसी बस की खरीदारी को लेकर लगे आरोपों से करते हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यकाल में एक शिकायत आई थी। इसमें दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। मामले ने तूल पकड़ा तो मुख्य सचिव ने इसकी जांच की। इसमें अनियमितता मिलने पर मुख्य सचिव ने सीबीआई से जांच कराने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को दिया, जिसे उपराज्यपाल से मंजूरी मिली। आरोप है कि 1000 लो फ्लोर BS4 और BS6 बसों के लिए जुलाई 2019 की खरीद बोली लगी। इसके बाद मार्च 2020 में लो फ्लोर BS6 बसों की खरीद और वार्षिक रखरखाव के लिए दूसरी बोली लगी। इन दोनों में अनियमितताएं हुई। नई शराब नीति को लेकर क्या आरोप लगे? 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खोलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट हुआ करती थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद फंसे हैं। उनके घर सीबीआई का कई बार छापा भी पड़ चुका है। उदाहरण से अगर समझें तो मान लीजिए पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब इसे एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपए का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपए उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को लगभग 330 रुपए का फायदा होता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया गया। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33.35 रुपए से बढ़कर सीधे 363.27 रुपए पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारी का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं सरकार को मिलने वाला 330 रुपए का फायदा घटकर 3 रुपए 78 पैसे रह गया। इसमें 1.88 रुपए उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपए वैट शामिल है। टॉयलेट को क्लासरूम दिखाने का आरोप। दिल्ली सरकार पर तीसरा आरोप स्कूलों को लेकर लगा। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली के स्कूलों से पैसा कमाने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोटाला किया। दिल्ली के स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 7180 कमरे कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन राशि को 50 से 90% तक बढ़ाकर दिखाया गया। बढ़ी हुई लागत के बाद 6133 क्लासरूम बनने थे, लेकिन सिर्फ 4027 क्लासरूम ही बनाए जा सके। स्कूलों में 160 शौचालयों की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने बताया कि उन्होंने 1214 शौचालयों की जरूरत है।
ऐसे में केजरीवाल सरकार ने स्कूलों के शौचालयों की गिनती भी क्लासरूम में करा दी ताकि पैसा बन जाए। गौरव भाटिया ने कहा, कमरों की गिनती करवाकर केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि टैक्स पेयर्स के पैसों को भी लूटने का काम कर रहे हैं। भाजपा का दावा है कि आप सरकार 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाने की बात करती रही, लेकिन सिर्फ 2 ही बनवा सकी, बाकी 27 भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री पहले से जेल में। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 30 मई से जेल में हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से कृषि भूमि भी खरीदी। इस मामले में अभी भी जांच जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार सत्येंद्र जैन को ईमानदार बता रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि जैन के ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए गए। इनके बाद नंबर आता है दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में 2 लाख फर्जी कामगारों का। संबित पात्रा का इस मामले पर कहना है कि आप द्वारा 2018 से 2021 के बीच लगभग 9 लाख लोगों को निर्माण श्रमिकों के रूप में पंजीकृत किया गया, जिनमें से लगभग 2 लाख नकली हैं। इनमें से 65,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए सिर्फ एक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया और ऐसे फ्रॉड किया गया। इनमें से 4,000 से ज्यादा श्रमिकों के स्थायी पते भी एक समान हैं। ये केवल प्रारंभिक जांच है जिसमें कहा गया कि लगभग 2 लाख पंजीकरण फर्जी हैं और यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। जांच अधिकारियों का भी यही कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये फर्जीवाड़े के आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। और अब जल बोर्ड का घोटाला, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चीख चीख कर ईमानदारी की दुहाई देने वाली सरकार कितनी ईमानदारी से काम कर रही है। लेकिन इतने सब के बावजूद भी ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहने में जरा भी अफसोस महसूस नहीं करते। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।